आज जो है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ एग्जाम्स के लिए। आप बार बार पूछ रहे थे कि कौन कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4 है ना, चैप्टर नंबर 1 to 4, बरसते बादल, ईदगाह, माँ मुझे आने दो, इन लेसन में क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो मैं दे रही हूँ। और साथ ही साथ मैं कुछ पेपर का पैटर्न भी दे रही हूँ जिसको पढ़ के आपको समझ में आएगा कि भाई हमें क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा दिया हुआ है ए पार्ट में, जो कि 5 मार्क्स का है, निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए पद्यांश पढ़ेंगे और क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखना है ये देखेंगे, ठीक है। उन्होंने अपना सारा जीवन गरीब, अनाथ और बीमार लोगों की सेवा में लगा दिया। सन 1970 तक वे गरीब और असहायों के लिए अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गए। सन 1979 में उन्होंने नोबेल पुरस्कार, सन 1980 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें कथनी से कहीं करनी को अधिक महत्व दिया, इसीलिए वे हमेशा कहा करते थे कि प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे होते हैं। मातृमूर्ति करुणामयी मदर टेरेसा ने अपने जीवन में यह साबित कर दिखाया कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। परोपकार के पथ पर चलने वालों को ही वास्तविक जीवन मिलता है। आज वे हमारे बीच नहीं रही, किंतु उनके महान विचार, उत्कृष्ट कार्य, श्रेष्ठ परोपकारी गुण आज भी हमारे दिव्य ज्योति के रूप में हमें वास्तविक जीवन की सहारा देता है, ठीक है। ये मदर टेरेसा का है, चूंकि हमें ये पढ़ने से ही समझ में आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि मदर टेरेसा ने क्या कहा। तो भाई मदर टेरेसा ने क्या कहा था, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, वो हमेशा क्या कहा करती थी कि प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाले हाथ ही कहीं अच्छे होते हैं। ये बात मदर टेरेसा ने कहा। दूसरा क्वेश्चन है कि मदर को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो भाई मदर टेरेसा को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है मदर टेरेसा को जो है किन किन पुरस्कारों से कब कब उनको पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप लिख सकते हैं कि 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार और 98 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर ने किसको अधिक महत्व, भाई मदर टेरेसा ने क्या बोला कि कथनी से ज़्यादा वो करनी पर विश्वास करती थी, उसको उन्होंने अधिक महत्व दिया। फिर क्वेश्चन पूछा है कि सन 1970 तक मदर किसके लिए प्रसिद्ध हो गई। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि 1970 तक वे गरीब और असहायों के लिए मानवीय कार्य करती थी ना, उसके लिए वो प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद मदर ने किन गुणों के कारण वे हमारे लिए मार्गदर्शन बन चुकी थी। तो भाई मदर टेरेसा कौन सा गुण था, तो उनके श्रेष्ठ परोपकारी गुण है ना, ये उस गुण के लिए जो है वो हमारे मार्गदर्शन करती रही। उत्कृष्ट कार्य था उनका, महान विचार, उत्कृष्ट कार्य और श्रेष्ठ और परोपकारी गुण, और ये सी चीज़ों के लिए जो है उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया और इसके लिए वो महान रही। तो बच्चों ये लेसन में हमेशा याद रखिए, जो भी आपको पठित या अपठित पद्यांश के क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर 1 या 2 वाक्य में ही लिखना होता है। तो पहले आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि क्या, क्यों, है ना, कैसे, ये जो चीज़ जो पूछ रहे हैं वो आपको जो है पद्यांश में देखना है। पहले आप पद्यांश को पढ़िए और फिर उन क्वेश्चंस के आंसर को अपने हाथ में पेंसिल रखिए और उसे टिक कर लीजिए। क्वेश्चन ऐसे लिखने के बाद आप उसको इरेज करके हटा दीजिए। चलिए आप दूसरा देखेंगे। भाई दूसरा 10 मार्क्स का है क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, पुस्तक और पुस्तकालय वास्तव में किसी भी राष्ट्र के वास्तविक विकास के प्रतीक है। विश्व का समस्त ज्ञान इस पुस्तक में निहित है और उन्हीं के द्वारा प्रकाशित होता है। पूज्य बापूजी ने कहा कि पुस्तक का मूल्य रत्नों से भी अधिक है। अब पूज्य बापूजी ने क्या कहा, पुस्तकों का मूल्य जो रत्नों से भी अधिक है, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि भाई विश्व का समस्त ज्ञान किसमें निहित होता है, पुस्तक में, तो आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। क्योंकि जब बाहरी चमक दमक दिखाई देता है, तो जब भी पुस्तक अंतःकरण में उज्जवल बनती है, पुस्तक के अनेक व्यक्तियों के जीवन का निर्माण करती है। पुस्तक क्या करती है, अनेक व्यक्तियों के जीवन का निर्माण करती है। अनगिनत पाठकों का मनोरंजन तथा उनके अनेक पतिजनों का उद्धार करती है। पुस्तकों का अध्ययन एवं ग्रंथों के पारायण से स्वास्थ्य, मनोरंजन का आत्मविश्वास होता है, ठीक है। पुस्तकों से मिलते हैं उनके सहचार्य दूर, अपने व्यक्तित्व का विकास का, चरित्र का निर्माण होता है और अपनी समस्याओं का समाधान होता है। ये बात रही भाई चलिए पुस्तक में। अब यहाँ पे पूछा गया है कि पुस्तकों से क्या लाभ होता है। तो भाई पुस्तकों से क्या लाभ होता है, यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई पुस्तकों से जो है
अध्ययन करने से जो हमें स्वास्थ्य और मनोरंजन और आत्मविश्वास का विकास होता है, पुस्तकों से हमें ज्ञान मिलता है, पुस्तकों से हमारे व्यक्तित्व का जो चरित्र का निर्माण होता है, ठीक है, और हमारी समस्या का समाधान भी होता है। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। शीर्षक का मतलब क्या होता है, टाइटल। तो टाइटल क्या होगा, पुस्तक या फिर पुस्तकों से मिलने वाला ज्ञान या पुस्तकों से लाभ, हम ऐसा लिख सकते हैं। ग्रंथ का पारायण करना मानव के लिए क्यों आवश्यक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे भाई, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है पुस्तकों का अध्ययन एवं ग्रंथों के पारायण से स्वास्थ्य, मनोरंजन, आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। उसके अलावा दिया हुआ रत्न और पुस्तकों के बीच में क्या अंतर है। भाई रत्न और पुस्तकों के बीच में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं भाई रत्न और पुस्तकों के बीच में इन्होंने क्या अंतर लिखा हुआ है। देखेंगे यहाँ पे कि इन्होंने कुछ दिया है क्या। तो हाँ बिल्कुल दिया हुआ। बापूजी ने कहा है कि पुस्तकों का मूल्य रत्न से अधिक है, क्योंकि रत्न बाहरी चमक दमक दिखाता है, जबकि पुस्तक क्या करता है, हमारे अंदर के अस्तित्व का विकास करता है। तो ये अंतर है, रत्न जो है वो बाहरी चमक दमक दिखाता है और पुस्तक जो है वो हमारे अंतःकरण का विकास करता है। ये हम ऐसे दे सकते हैं। किसी राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास का प्रतीक क्या है। भाई किसी राष्ट्र का जो है सांस्कृतिक विकास जो होता है वो किससे होता है। तो भाई किसी भी राष्ट्र का सांस्कृतिक विकास जो है पुस्तक से ही होता है ना, यानी कि पुस्तक से अध्ययन से हमें पता चलता है कि वो राष्ट्र में जो है किस तरह का विकास हो रहा है। ये हम ऑलरेडी इन्होंने इसके अंदर यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने दिया हुआ है पुस्तक और पुस्तकालय वास्तव में किसी भी राष्ट्र की संस्कृति का विकास, यानी कि पुस्तक और पुस्तकालय दोनों ही किसी भी राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास में सहायक होते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका लेसन, यानी कि ये जो है इस पठित पद्यांश का जो है आपको क्वेश्चन आंसर्स मैंने बताया है। अब यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भाई आपको जैसे ये लेसन का दिया हुआ है, नर समाज का भाग 1 है, तो लेसन से आपको पता चल रहा है भाई ये कण-कण के अधिकारी का है। तो अभी यहाँ पे चलिए पोएम को पढ़ेंगे और क्वेश्चन के आंसर देंगे कि भाई क्वेश्चन में जो है ये लोग क्या पूछ रहे हैं। नर समाज का भाग्य किस पर निर्भर होता है। तो पहले हम यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। नर समाज का भाग्य एक है, वह है श्रम और भुजबल, जिसके सम्मुख झुकी है पृथ्वी विनित नवतल, जिनसे श्रम जल दिया उसे पीछे मत रहने दो, विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि नर समाज का भाग्य किस पर निर्भर करता है। तो बच्चों असल में जो है ज़्यादातर आपको क्वेश्चन से जो है पोएम में से लेने होते, 1 या 2 वर्ड ही ऐड करना होता है। ज़्यादातर हम क्वेश्चन में से ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं ये देखिए, नर समाज का भाग्य जो है वो श्रम और भुजबल पर निर्भर होना चाहिए, बस इतना ही लिखे तो हो गया। दूसरा है धरती और आकाश किसके सामने झुकती है। तो भाई हम ये लिख सकते हैं कि धरती और आकाश जो है पृथ्वी और नवतल किसके सम्मुख झुकती है। तो धरती और आकाश जो है भुजबल के सम्मुख झुकता है, बस यहाँ पे लिखा हुआ ना जिसके सम्मुख झुकी है पृथ्वी नवतल, तो भाई किसके सामने झुकती है, भुजबल के सम्मुख। उतना लिखेंगे तो हो जाएगा। पीछे मत रहने दो का आशय क्या। भाई किसको पीछे मत रहने दो, हमें उसको पीछे रहने नहीं देना चाहिए जो बहुत अधिक मेहनत करता है ना, हमें इसको हमेशा आगे रहने देना चाहिए। परिश्रमी व्यक्ति कौन सा स्थान पाता है। भाई जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो, भाई जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो तो सबसे आगे का स्थान ही पाएगा ना, क्योंकि परिश्रमी व्यक्ति को ही हमें जो है सबसे आगे रहने देना चाहिए। परिश्रम व्यक्ति जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे हमें सबसे आगे रहने देना चाहिए। यह कविता किस काव्य से, भाई ये कविता जो है कुरुक्षेत्र काव्य से लिया गया है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको जो है आसानी से 5 में से 5 मार्क्स मिल सकता है। अब हम आएंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है बरसे बादल कविता में कवि ने विभिन्न प्राणियों की क्रियाओं का किस प्रकार उल्लेख किया। भाई बरसे बादल लेसन जो है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि बरसे बादल लेसन में कौन से प्राणी है। तो भाई आपको अगर चैप्टर थोड़ा भी याद हो तो आपको पता होना चाहिए कि बरसे बादल में जो है मोर की आवाज़ आती है ना, जातक पक्षी का आवाज़ आता है। अगर मान लीजिए और क्या किसका आवाज़ आता है, तो हमको लेसन में जो हमने पढ़ा है बरसते बादल लेसन में, उसमें किस किस पक्षियों के बारे में बताया, कौन कौन से जानवरों के बारे में बताया गया है। तो हम इसके अंदर दे सकते हैं कि भाई बरसते बादल लेसन में जो है क्या कहते हैं, विभिन्न प्राणी, मोर है, जातक पक्षी है ना, इन सबों की आवाज़ जो है वो सुनाई देता है और उनकी क्रिया, मोर की आवाज़ हमें सुनाई देती है, जातक पक्षी की आवाज़ हमें सुनाई देती है, पक्षी जो है बारिश के मौसम में खुशी से झूम उठते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर दे सकते हैं, यानी कि किस तरह से जो गर्मी का मौसम जाने के बाद बरसात शुरू होता है तो उन्हें किस तरह का महसूस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर दे सकते हैं। या फिर इन्होंने अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है
और प्रचंड गर्मी से बेहाल सभी प्राणी आकाश की ओर देखते हैं, उन्हें कब बादल आएगा। जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो वर्षा से जो है हमारा तन मन खुश उठता है। धरती जो है बारिश की बूंदे से धरती जो है वो शीतल ठंडी हो जाती है। उस समय जो है मोर, जातक पक्षी, मेंढक बारिश में तरह तरह की आवाज़ें निकालती है। इस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है। कवि बार बार अपने जीवन में सावन के आने का आग्रह क्यों करता है? भाई कवि ने ऐसा क्यों बोला है कि भाई सावन का मौसम जो है बार बार आना चाहिए? क्वेश्चन फिर से देखिए, कवि बार बार अपने जीवन में सावन के आने की कामना क्यों करता है? क्यों बोल रहा है कवि कि बार बार अपने जीवन में जो है सावन ऋतु आना चाहिए? तो पहली बात, ये सावन जो है वो कैसा है? सावन मन भावन है ना, मन को भाने वाला है। सावन आते ही समस्त प्राणी खुशी से झूम उठते हैं। धरती में चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ों पर फूल पत्ती भर जाते हैं, फूलों की महक से जो सुगंध चारों ओर फैल जाती है, ठंडी ठंडी पवन चलती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं। ऐसा सुंदर वातावरण प्राणी के मन को आनंद से उत्साह भर देता है। मनुष्य के जीवन में नई चेतना आ जाती है और वो दुगुना उत्साह से अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। भीषण गर्मी के बाद सावन में वर्षा की फुहार तन मन को शीतलता प्रदान करती है। आकाश में काले बादल छा जाते हैं, फिर सतरंगी इंद्रधनुष दिखाई देता है, जिससे मन में आनंद, उत्साह, उमंग का संचार होता है। इसीलिए कवि कहता है कि सावन की कामना वो बार बार करता है। इस तरह से दे सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि मृदुल जोशी के साहित्य कवि परिचय। भाई साहित्य परिचय लिखना मृदुल जोशी का, ये तो बहुत आसान है। दिनकर जी के अनुसार काल्पनिक जगत में साकार में श्रम करने वालों का। अब दिनकर जी ने यानी कि क्या बोला है कि जो व्यक्ति मेहनत करते हैं वो अपने सपने को जो है किस तरह से साकार करते हैं। तो भाई ये जो है हमारा कण कण का अधिकारी लेसन में से दिया हुआ है, साफ ही हमें पता चल रहा है। दिनकर जी के अनुसार काल्पनिक जगत को साकार करने के लिए देने वाला श्रमिक। भाई श्रमिक जो है वो मेहनत करता है, किस तरह? जब वो मेहनत करेगा तभी, नहीं दिनकर जी का नहीं, ये जब वो मेहनत करेगा तभी उसके जो है सपने साकार हो सकते हैं ना। बिना मेहनत के हुए हम जो है सफलता के मार्ग पर आगे नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए हमें जो है मेहनत करना ही पड़ेगा। जो भी हम सपने देखते हैं वो हम मेहनत करके ही उसे जो है हम सफलता पा सकते हैं। तो भाई दिनकर जी ने इसलिए बोला है कि जो भी इंसान मेहनत करता है, मेहनत करने वालों को जो है हमें हमेशा आगे रखना चाहिए। उसको उसके सुख का जो हक है वो हमेशा उसको मिलना ही चाहिए। ठीक है। सो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो थोड़ा बहुत आप लेसन में से भी यानी कि कवि का जो सारांश है उसका भी 1 या 2 लाइन दे सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप ये भी दे सकते हैं, जैसे उन्होंने ये बोला है दिनकर जी के अनुसार काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला श्रमिक। तो भाई श्रमिक ही मेहनत करता है ना। तो देखो मेहनत करने वालों का स्थान कैसा होता है? सर्वोच्च स्थान होना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर जो कुछ सुख सुविधाएं हैं उससे मेहनत करने वाले मजदूर का हाथ है। उन्हीं कारणों से वह अपना जीवन को आराम बिताता है। इसीलिए इस धरती पर कुछ भी हो सकता है, उस पर सर्वप्रथम मेहनत करने वाले मजदूर का अधिकार है। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दूसरा है भ्रूण हत्या एक सामाजिक और मानवीय अपराध है। तो बिल्कुल सही है। आपको इस लेसन से समझ में आ रहा होगा कि ये लेसन का नाम ही है माँ मुझे आने दे, है ना। भ्रूण हत्या किसके बारे में? माँ मुझे आने दे लेसन के बारे में दिया हुआ है कि भाई भ्रूण हत्या जो है एक सामाजिक और मानवीय अपराध है। ये तो बिल्कुल सही बात है ना। समाज में जो है औरतों की या लड़कियों की क्या स्थिति है, तो ये हमारा भ्रूण हत्या लेसन में से दिया हुआ है, उसमें से हम दे सकते हैं। जीवन की सफलता का मार्ग केवल श्रम से, ये विस्तार पूर्वक लिखिए। आप कविता का सारांश भी इसमें दे सकते हैं। चिमटे के द्वारा प्रेमचंद ने दादी और पोते के मार्मिक प्रेम का भी चिमटे के द्वारा दे सकते हैं आप। या हमीद अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचने वाले का स्वभाव एक है, ईदगाह पाठ के आधार पर। बच्चों ये दोनों ही क्वेश्चन में एक जैसा सिमिलैरिटी है। भाई हमीद जो था वो क्यों उसने चिमटा खरीदा? दादी जो जब हमीद ने देखा कि मेरी दादी तवे से रोटियां निकालती है तो उसके हाथ जल जाते हैं ना, वो उससे देखा नहीं जाता था और इसलिए उसने जो है चिमटा खरीदा। जब चिमटा लेकर वो अपनी दादी के पास आता है तो दादी ने उसको देखकर क्या पूछा, भाई चिमटा क्यों लाया है? तो उसने बहुत ही भावुक होकर कहा कि तुम्हारे हाथ जो है रोटी बनाते वक्त जल जाता था, तो इसीलिए मुझसे देखा नहीं जाता था, इसीलिए मैं चिमटा लेकर आया। तो यहाँ पे दादी और पोते का जो है मार्मिक प्रेम को दिखाया गया कि कमीना का गुस्सा जो था वो क्रोध गुस्सा था, लेकिन जब हमीद की वो बातें सुनता है तो वो जो है प्रेम में, प्यार में बदल जाता है और फिर वह दुआएं आंचल फैलाकर उसको दुआएं देती रहती है। तो यहाँ पे मार्मिक स्पर्श के बारे में बताया गया है।
इस तरह से आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है कि अपनी पसंद के त्योहारों के संबंध में अपने मित्र से, भाई आपको जो भी त्यौहार पसंद है उसके बारे में अपने मित्र के साथ में वार्तालाप करना है। बच्चों इस क्वेश्चन को लिखते वक्त आप सबसे पहले उस त्यौहार लिखिए, हेडिंग डालिए, त्यौहार वार्तालाप डालिए, फिर त्यौहार, भाई कौन से त्यौहार के बारे में, उसके बाद जो है कौन से दो मित्र उसकी चर्चाएं, तो ऊपर जो है ये सब मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर लिखिए, वार्तालाप लिखिए, और त्यौहार अगर मान लीजिए होली, दीपावली, जो भी त्यौहार है उस त्यौहार के बारे में आप जो भी वार्तालाप करते हो वो। साथ ही साथ बच्चों ये ध्यान रखना है कि उसमें आपको पंक्चुएशन का ध्यान रखना है। और त्यौहार भी जैसे कि मान लीजिए अभी मार्च का महीना था तो होली का त्यौहार गया, तो भाई होली कैसे मनाया जाता है, थोड़ा सा उसका आपस में इस तरह से बातचीत कीजिए कि होली जो है किस क्यों मनाई जाती है, कारण क्या है, जैसे होलिका दहन क्यों किया जाता है, ये खुशी का त्यौहार है, ये रंगों का त्यौहार है, फिर हम जब होली मनाते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, आखिरी बार हमने होली कब मनाई थी। इस तरह से आप जो है इसके अंदर दे सकते हैं। बहुत लंबा मत लिखिए ताकि इसमें जो भी आप लाइन लिखिए वो अर्थपूर्ण हो, और जो भी आपके पेपर करेक्शन करने वाले हो उनको वो चीज़ ठीक से समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आजकल मानवीय संबंधों में अनेक अशांति कारक रुकावट पैदा होती है, उनके निवारण में नैतिक मूल्य को के महत्व को समझाते हुए छोटे भाई को पत्र लिखना। आपको यहाँ पे छोटे भाई को पत्र लिखना है, नैतिक मूल्यों पर लिखना है जिसको आप मॉरल वैल्यूज कहते हैं। तो ये आपको लिखना है, जब भी आप पत्र लिखिए तो प्रिय भाई चिरायु, इस तरह से, फिर दिनांक स्थान लिखिए, आप अपना नीचे उसमें कंटेंट डालिए, लास्ट में जो है अब बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। आपका छोटा भाई, आपका प्रिय भाई, इस तरह से आप नीचे डाल सकते हैं। पत्र जो है इस तरह से आप पत्र लिख सकते हैं, क्योंकि छोटे भाई को लिखना है ना, इसीलिए मेरे तरफ से माता पिता को प्रणाम कहिए, इस तरह से आप उसमें दे सकते हैं। एंडिंग करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो भी आपके लिखने का राइटिंग स्किल्स का रहता है, पोस्टर है, निबंध है, लेटर है, उसको नए पेज से शुरू करिए और अपना जो है प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दीजिए ताकि मार्क्स अच्छा मिले। बच्चों कोशिश करिए कि पेपर में कटिंग थोड़ा नीटनेस लिखे, प्रेजेंटेशन अच्छा दिखे, मार्जिन खींचिए, हर क्वेश्चन आंसर्स खत्म होने के बाद मार्जिन खींचिए, क्वेश्चन नंबर जरूर चेक करिए, क्वेश्चन नंबर ठीक से देना है। वो छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलिए हम बी पार्ट की तरफ आ जाते हैं। बच्चों बी पार्ट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप उसको, जी यहाँ पे ब्रैकेट्स बने हुए ना, इसमें आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, कहीं पे आपको कटिंग नहीं करना है, और पेपर में कहीं भी 1 2 3 4 में कहीं भी आप टिक मार्क मत करिए, आप जो है ब्रैकेट में ही कैपिटल लेटर से लिखिए, ठीक है। सो यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मानव धन कमाता है, रेखांकित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखिए। भाई धन का पर्यायवाची क्या होगा, वित्त और कवित्त हो नहीं सकता है, संपत्ति और विपत्ति नहीं हो सकता, अर्थ और जवाब भी नहीं हो सकता है, तो ई ऑप्शन होगा, द्रव्य और लक्ष्मी। दूसरा है धरती पर बारिश गिरती ही रहती है, रेखा के शब्दों का विलोप। भाई धरती का क्या होगा, आकाश होगा, यहाँ पे आसमान होगा, सॉरी, धरती का आसमान, ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा, आ होगा इसके अंदर। तीसरा दिया हुआ, अनगिनत चीजें लाएंगे, रेखा के शब्दों उपसर्ग। भाई उपसर्ग आपको पता है जो कि शब्द के आगे लगकर, शब्द के आगे जो अक्षर जुड़ता है लगकर मीनिंग को बदलता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अन जो है ये उपसर्ग है, ठीक है, गिनत जो है शब्द है और अन क्या है, इसका उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। भाई उद्दंडता, तो सही स्पेलिंग जो है इसका आ है, उद्दंडता। नेक्स्ट नंबर 5 पे आएंगे, कण कण का अधिकारी, कण कम का अधिकारी हम है, इसमें पुनरुक्ति शब्द क्या है, तो इसमें कण कण का अधिकारी में कण, ये ऑप्शन है। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा इस पेपर में कभी कभी स्पेलिंग जो है वो गलत रहता है, मिसप्रिंट रहता है, तो वो आप थोड़ा सा देख समझ के लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भाग्यवाद के भरोसे पर नहीं जिया जा सकता, लेकिन कि शब्दों में प्रत्यय, आपको पता है उपसर्ग आगे लगता है तो प्रत्यय जो है पीछे लगता है। भाग्यवाद, तो इसका उपसर्ग क्या होगा, भाग्यवाद, यानी कि वाद जो है वो उपसर्ग है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, रेखांकित शब्दों का सही अर्थ चुनिए। तो यहाँ पे शब्द दिया हुआ सुहावना, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे अर्थ बता रहा है। भाई सुहावना का मतलब होता है आकर्षक, ई ऑप्शन है, आकर्षक, ठीक है, आकर्षक है इसका सुहावना का। नेक्स्ट है नंबर 4 पे आइए, चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया, उपयुक्त वाक्यों का मुहावरा चुनिए। तो भाई ई ऑप्शन है, 9 2 11, ये मुहावरा है। नेक्स्ट नंबर 9 पर आइए, वर्षा ऋतु सबके मन को भाती है, रेखांकित शब्दों का एक शब्द क्या होगा, मन भावन, आ ऑप्शन, ठीक है। नंबर 10 पर आइए, दिन में सपना जगा, रेखांकित शब्दों का तत्सम रूप क्या होगा, सपना का क्या होता है, स्वप्न, एक्चुअली स्वप्न होता है बच्चों, तो ई ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे सपना डाल दिया, फिर भी आप यहाँ पे ई स्वप्न होना चाहिए,
तो ए और ई में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ए डाल सकते हैं क्योंकि स्वप्न इन्होंने बहुत क्लैरिटी से नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट आप 11 नंबर पे आइए, पीछे मत रह जाने दो एक वाक्य में। तो भाई पीछे मत रह जाने दो, ये कैसा है, ये नकारात्मक है क्योंकि मत का मतलब नहीं होता, नहीं, मत, ये सब जो है नकारात्मक वाक्य है। तो ई ऑप्शन है नकारात्मक वाक्य। नंबर 12 है, अमीना का मन गदगद हो गया, काल पहचान, ये गदगद हो गया। तो भाई गदगद हो गया जो है ये भविष्य काल है, तो इसमें होगा ई ऑप्शन, बड़ी ई। मोती का समुद्र में ज़्यादा, मोती का क्या होता है, इसमें वचन बदलिए, मोती मोतियाँ। तो इसके अंदर जो है ऑप्शन डालिए, मोती का मोतियाँ, थोड़ी जगह पे मोतियों भी लिखा रहता है, तो मोतियाँ। नेक्स्ट है, मानव बहुत मेहनत करता है, कर्मवाच्य में बदलिए। तो भाई कर्मवाच्य में आपको पता ही है, से या फिर के द्वारा लगता है। मानव बहुत मेहनत करता है, जब भी हम कर्ता से कर्म में लेके जाते हैं तो लिंग, वचन, कारक सब कुछ बदल जाता है। तो चलेंगे देखेंगे कौन सा होगा। और है, मानव से बहुत मेहनत किया जाता है, मानव से बहुत मेहनत किया गया, मानव से बहुत मेहनत किया जाएगा, मानव से बहुत मेहनत की जाती है। तो देखिए मैंने कहा कि सब कुछ बदलता है, मानव से बहुत मेहनत की जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर 15 पे आइए, मैं नाविक में किससे ढूंढ सकती हूँ। तो यहाँ पे भाई दिया हुआ है नाविक, तो भाई आपको पता होना चाहिए नाविक का क्या होगा। नो प्लस एक, नाविक नो प्लस एक, ठीक है। सो ये कौन सा संधि है, ये अयादी संधि है, स्वर्ग संधि का अयादी संधि है, नो प्लस एक, नाविक। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, वह लड़का दुबला पतला, रेखांकित शब्दों का विग्रह करिए। तो भाई दुबला और पतला, या ये भी हो सकता है, सही विग्रह क्या होगा, दुबला या पतला, तो दुबला या पतला, ये ऑप्शन होगा। शुद्ध वाक्य पहचानिए, भाई कौन सा है शुद्ध वाक्य, देखेंगे एक बार पढ़ के। मैं गांव जाता है, मैं गांव जाती थी, मैं गांव जाता हूँ, मैं गांव जाता हूँ, ई ऑप्शन, लास्ट वाला बड़ी ई, मैं गांव जाता हूँ। झरती धाराएं सुंदर लगती, रेखांकित शब्दों का शब्द भेद बताइए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, झरती, तो भाई ये तो विशेषण ही होगा, ठीक है। नहीं बच्चों, यहाँ पे ये झरती बोलने से झरती तो क्रिया है ये। नेक्स्ट 19 नंबर पे देखिए कि चिमटे डैश कीमत सुनकर, तो चिमटे का कीमत सुनकर, चिमटे का कीमत सुनकर हमीद, चिमटे का कीमत सुनकर हमीद का, चिमटे की कीमत सुनकर हमीद का दिल बैठ गया, ई ऑप्शन है, ठीक है। चिमटे की कीमत सुनकर हमीद का दिल बैठ गया। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रहने दो, क्या होगा, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रहने दो। तो यहाँ पे सत, मना, ना, नहीं, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे नहीं रहने, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे नहीं रह जाने दो। नकारात्मक बदलिए, तो चूंकि मत पीछे रहने तो नहीं दिया हुआ है, तो हम ये दे सकते हैं कि जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे नहीं रह जाने दो, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा। इस तरह से ये पेपर मैंने आपको बताया है कि भाई आपको ये पेपर जो है वो किस तरह से करना है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पेपर जो है काफ़ी हद तक समझ में आया होगा।